वहाँ पे बहुत लोगों के साथ स्कैम होता हुआ देखा। मेन तो है जो स्कैम है ना, वो बताना है मुझे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का। मैं ऑन द गो ही बना रहा हूँ ये वीडियो, और ऑन द गो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं रिसेंटली अभी पासपोर्ट बनवाने के लिए आया था जयपुर। और जयपुर से मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। मैं पासपोर्ट ऑफिस से निकला हूँ और मैं भी खाटू श्याम जी होते हुए और फिर वापस जाऊँगा गुड़गांव। तो वही मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पासपोर्ट बनाने से पहले मेरे मेरे को भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। और क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या नहीं लगने हैं, पासपोर्ट केंद्र में क्या होगा। और मेन जो एक्सपीरियंस है वो जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो मैं आपको इनिशियल से बताता हूँ कि पासपोर्ट फॉर्म जो ऑनलाइन भरा था वो मैंने खुद नहीं भरा था, और मैंने तत्काल अप्लाई किया था। तत्काल की फ़ीस लगी थी मेरे को 3500 रुपीज़, 3500 रुपये की फ़ीस लगी थी। तो तत्काल में ये होता है कि अप्लाई करते ही तुरंत की तुरंत मैंने सैटरडे अप्लाई किया था, तो आज 16 तारीख है, तो मतलब मंडे को मेरे को पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो उसकी थी डेट मिल गई थी। अब पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, और क्या क्या एरर जिसके लिए हम परेशान होते हैं, जो एक्सेप्टेबल है, जो नॉट एक्सेप्टेबल है, वो चीज़ों के बारे में बताऊँगा मैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल पासपोर्ट है, एक तत्काल पासपोर्ट। नॉर्मल पासपोर्ट में आपका 3 आईडी से काम हो जाता है, और तत्काल पासपोर्ट में आपको 4 आईडी लगती है। रीज़न बीइंग ये है कि नॉर्मल पासपोर्ट जो होता है वो आपका बनेगा सारा आईडी और पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद, और तत्काल पासपोर्ट होता है वो जो बनता है वो बनेगा आपका पासपोर्ट पूरा रेडी हो जाएगा तुरंत की तुरंत, या 1 या 2 दिन में डिस्पैच हो जाता है, और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है। तो इसलिए उसमें आईडी प्रूफ या जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा चाहिए होता है तत्काल में। आईडी मैंडेटरी की आईडी है 10th की मार्च, मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो मैंडेटरी है। तो 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड पे भी डेट ऑफ बर्थ आता है। और पैन कार्ड और डीएल, मतलब जो इजीली डॉक्यूमेंट रहते हैं वो मैंडेटरी हैं। उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट चल जाते हैं, उसके अलावा आपकी जो एसबीआई बैंक की पासबुक, जैसे मेरे पास में एसबीआई बैंक की पासबुक थी तो वो चल गई, तो वो भी मैंडेटरी है अगर वो होती है तो। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एक वो आईटीआर के अलावा इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर्म निकलता है, आप उसके थ्रू भी नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तत्काल में इनकम टैक्स वाला फॉर्म नहीं चलता है। तो मैंने तत्काल में अप्लाई किया था। मैंने क्यों किया था और मेरी आईडीज़ में क्या कमी थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 10th की मार्कशीट थी जिसमें मेरा नाम ओके था, अजय सिंह बघेल। 10th की मार्कशीट में मेरे फादर का नाम था, वो लिखा हुआ था बस्ती राम बघेल। तो अब जो फादर के नेम में बस्ती राम जो है, इसके बीच में स्पेस नहीं है 10th की मार्कशीट में। और जो मेरे आधार कार्ड है और जो मेरे बाकी डॉक्यूमेंट थे उसमें बस्ती और राम के बीच में स्पेस था। तो एक मेरे को ये कन्फ्यूज़न था। तो ये जो स्पेस वाला है वो पासपोर्ट ऑफिस वाले कंसीडर कर लेते हैं, जैसे बस्ती राम बघेल अगर पूरा नाम है तो बस्ती राम का स्पेस है वो कंसीडर कर लेते हैं। वो आईडी मेरी ओके हो गई। अब मेरे पास दूसरा कन्फ्यूज़न था, जो मेरी बाकी आईडी थी, जैसे कि मेरे ड्राइविंग लाइसेंस और मेरा पैन कार्ड, उसमें मेरा फादर्स नेम लिखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ बस्ती राम, बघेल नहीं लिखा हुआ था इसमें। तो मेरी वो दोनों आईडी तत्काल के केस में कंसीडर नहीं हुई हैं। वो आईडी कंसीडर नहीं हुई है। वो जो रेगुलर जो नॉर्मल अप्लाई करोगे उसमें भी कंसीडर नहीं होंगी अगर पूरा नाम नहीं है। जो छोटा मोटा स्पेस की प्रॉब्लम है वो कंसीडर कर लेते हैं, अदरवाइज पूरा नाम में गड़बड़ वो कंसीडर नहीं करते हैं। उसके अगेंस्ट में मैंने अपनी बैंक की पासबुक लगाई थी जिसमें फादर्स नेम ओके था, फादर्स नेम सही लिखा हुआ था, तो मेरी बैंक की पासवर्ड कंसीडर हो गई। लेकिन अब मैं तत्काल के लिए अपनी जो मेरी थर्ड आईडी प्रूफ थी वो प्रेजेंट करने में, मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पैन कार्ड और डीएल में दोनों में ही कंप्लीट फादर नेम नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने वो आईडी कंसीडर नहीं करी। तो वो नहीं करी। वो जो प्रोसेस आगे क्या हुआ पासपोर्ट सेवा केंद्र में वो बताऊँगा। तो लेकिन अभी ये मैंने बता दिया कि ये आप इस केस में ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप तत्काल अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में 4 आईडीज़ होना मैंडेटरी है। अगर 4 आईडीज़ नहीं है तो फिर आपको नॉर्मल अप्लाई करना है, अगर आपको अर्जेंट नहीं है। और अगर अर्जेंट है तो आपको ये आईडी बनवाना ही है अर्जेंट, तो ये आपको आईडी देनी पड़ेगी। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और मतलब मेरे पास में जब ये आईडीज़ इनकम्प्लीट आईडी थी, मान लीजिए कि मेरे पास में इनकम्प्लीट आईडी थी, 10th की मार्कशीट के अलावा 2 आईडी यानी 3 आईडी मेरे पास थी, चौथी आईडी मेरे पास में इनकम्प्लीट थी। लेकिन मैंने तत्काल में अप्लाई कर दिया था, तो मैं आज पासपोर्ट सेवा केंद्र गया। अब मैंने वहाँ पे बहुत लोगों के साथ स्कैम होता हुआ देखा। मेन तो है जो स्कैम है ना वो बताना है मुझे।
स्कैम कह लो या जो एजेंट जो नीचे बैठ रहे थे उनकी चीज़ बतानी है। मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि बहुत सारे लोग, मतलब जैसे ही मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में, जो भी जयपुर का एड्रेस है पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको नेट पे मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना जो ये अंडरग्राउंड में बहुत सारे एजेंट बैठे रहते हैं। इनकी दुकानें भी हैं, मारवाड़ी पासपोर्ट, मारवाड़ी डॉक्यूमेंट, ऐसे करके कई सारी दुकानें हैं। वो क्या एजेंट घूमते रहते हैं। तो वो स्कैम एक्चुअल में क्या करते हैं, उन एजेंट की आपको जब मदद लेनी है, जब अगर एकदम अंगूठा छाप हो या आपको खुद से ऑनलाइन भरना नहीं आ रहा है या आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है तो अदरवाइज़ वो एजेंट किसी काम के नहीं है। वो आपको बातों में लगा के आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे और डॉक्यूमेंट लेने के बाद हाँ ये है, ये चल जाएगा, वो चल जाएगा, ये हो जाएगा, मैं आपका 7 दिन में बनवा दूंगा, मैं आपका 15 दिन में बनवा दूंगा। 7 दिन के 1500 रुपये, 15 दिन के 3500 रुपये, तुरंत चाहिए तो 5000 रुपये। तो वो खाली पैसे ऐंठने की बात है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और आपके पास पूरी आईडी है तो आपको कहीं नहीं जाना है। आपको सीधे आपके दिए हुए टाइम पे, जो आपका अपॉइंटमेंट टाइम था, उस पर आपको जाना है पासपोर्ट सेवा केंद्र। नीचे किसी भी एजेंट लेंगे, नहीं तो वो बहुत बड़ा स्कैम कर सकते हैं आपके साथ में। वो ऐसा, क्योंकि मेरे साथ में भी जो 1-2 लोग आए थे, वो मैंने उनको भी नोटिस किया। तो किसी के नाम में इशू था या किसी के आईडीज़ में इशू था। तो उन्होंने क्या है, जो वो नीचे एजेंट जो दलाल बैठे हुए थे, जो मारवाड़ी शॉप और ऐसे करके लिखा हुआ था जिन पे, तो मैंने देखा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो खाली डॉक्यूमेंट लेके रख देंगे और आपके टाइम तक, जैसे सपोज करो कि आपको 2 बजे पासपोर्ट सेवा केंद्र बुलाया है, तो आप सुबह उनके पास चले गए, तो आपके डॉक्यूमेंट लेके वो पन्ने आगे पीछे करेंगे, ये फोटोकॉपी लगाओ, वो फोटोकॉपी लगाओ, और ले जाके अपने पास रखेंगे। और लास्ट के टाइम में वो सीधे आपको भेज देंगे कि जाओ आपके टाइम पे, जो आपका टाइम हो गया पासपोर्ट सेवा केंद्र में चल जाओ। उनका कहीं किसी तरह का पासपोर्ट सेवा केंद्र में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि वो आपकी 1% भी हेल्प कर दें अंदर जाने के लिए, कि आपको लग रहा हो कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है और ये लोग हेल्प कर लेंगे, इनको पैसे दे दी जाएँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। उसके बाद जब मैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में गया तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या डायरेक्ट काउंटर बने हुए हैं। तो जैसे मेरा तत्काल का काउंटर था, तो मैं 12:30 बजे एंट्री करी। मैंने 12:30 बजे एंट्री करने के बाद में वहाँ पे आपको गार्ड साहब होंगे, गार्ड साहब बता देते हैं कि आपको तत्काल वाले काउंटर पे जाना है। आपको तत्काल वाले काउंटर पे जो है पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे। तो मैंने वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए। तो वहाँ पे आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा, उस टोकन नंबर के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे। मैंने पहले ही काउंटर पे जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे, तो वहाँ पे जो मैम बैठी थी उन्होंने बता दिया मेरे को पहले ही कि आपके पास तत्काल के लिए एक आईडी में कमी है, ये आईडी नहीं चलेगी। और उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट आगे काउंटर पे प्रोसीड कर दिया। तो उन्होंने टोकन नंबर एक दे देते हैं, वो लिख देते हैं, तो वो टोकन नंबर के थ्रू आगे प्रोसीड कर दिया। टोकन नंबर मिलने के बाद फिर मैं गया नेक्स्ट काउंटर पे। वहाँ पे ना काउंटर से A, B, C, A1, B1, C1 इस तरह से बैठे हुए थे। तो वो ऑनलाइन चलता रहता है वहाँ पे सिस्टम। आपको कहीं किसी आपको वहाँ पे बताने वाले भी बहुत सारे जो पासपोर्ट ऑफिसर हैं वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, तो वो सब चीज़ आपको बताएंगे। तो उन्होंने जब उन मैडम ने मेरा डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो फिर मैं एक काउंटर पे गया, जिस काउंटर पे एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर बैठे थे, जिन्होंने डिटेल में बताया मेरे को। उन्होंने पहले तो जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था वो देखा, उसमें देखा कि क्या क्या आईडी अवेलेबल है, क्या क्या नहीं है। और उन्होंने वहाँ पे मेरे बायोमेट्रिक लिए, मेरे डिजिटल सिग्नेचर लिए, और उन्होंने मेरे को भी बता दिया कि आपके पास में पैन कार्ड में नाम पूरा नहीं है, तो अब मैं इसको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, और इन केस अगर कुछ होता है तो आप रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं, वो आपका तत्काल में बढ़ा देंगे या आपको अदर ऑप्शन बता देंगे। तो उन्होंने मेरा ये सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर भेज दिया आगे नेक्स्ट काउंटर पे। नेक्स्ट काउंटर में मैं गया तो उन्होंने भी पूछा, उसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, तो उन्होंने उसमें लिख दिया कि 1 आईडी, मतलब एक आईडी की रिक्वायरमेंट है, एक आईडी नहीं है। तो जो नेक्स्ट काउंटर पे भेजा, वो भी वो टोकन नंबर वहाँ पे स्क्रीन पे चलता रहता है सारा। तो जब नेक्स्ट काउंटर पे टोकन नंबर आया मेरा, तो उन्होंने भी पूछा कि कौन सी आईडी कम है, एक आईडी कम है। तो फिर उन्होंने मेरा आगे प्रोसीड वही रिमार्क डाल के, जो मेरी एप्लीकेशन थी ऑनलाइन उसमें रिमार्क डाला, और वो मेरा नेक्स्ट 3rd काउंटर पे फॉरवर्ड कर दिया। 3rd काउंटर पे जाके उन्होंने बोला मेरे से कि आपका एक आईडी कम है, लेकिन तत्काल के केस में 4 आईडी देनी होती है, तो क्या करना है, या तो आप रीशेड्यूल करवा दीजिए। अब ये था कि मेरे को रीशेड्यूल नहीं करवाना था। अगर आप रीशेड्यूल करवाते हैं तो वही आपको अपना, जैसे मान लो मैं अगर रीशेड्यूल करवाता तो मुझे मेरा पैन कार्ड अपडेट करवा के या कोई भी एक आईडी अपडेट करा के, नंबर करेक्शन करवा के देना होता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर रीशेड्यूल मत कीजिए, आप मेरा रीशेड्यूल की जगह मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा तत्काल से नॉर्मल में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि मेरे को कोई इशू ना हो, मतलब मेरे को दोबारा ना आना पड़े। तो उन्होंने मेरा जो फॉर्म था वो दोबारा पहले वाले काउंटर पे फॉरवर्ड कर दिया रिमार्क डाल के कि भाई इनका जो फॉर्म है वो नॉर्मल के लिए प्रोसीड कर दिया जाए।
तो फिर मैं फर्स्ट काउंटर पे गया, तो वहाँ पे जो मैम बैठी थी उन्होंने वापस से मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जो फर्स्ट स्टेप में किए थे, और वहाँ पे मेरे साइन वगैरह लेके मेरे से जो मेरी एप्लीकेशन थी उस पर रिमार्क लिखवा दिया कि काइंडली प्रोसीड माई एप्लीकेशन इन नॉर्मल फॉर्म। तो वो मैंने अप्लाई किया और उसके बाद में वापस से मेरा काउंटर पे आते आते मतलब थर्ड काउंटर पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और उन्होंने मेरा नॉर्मल फॉर्म में पासपोर्ट प्रोसीड कर दिया। तो इस केस में मतलब ये हुआ कि पासपोर्ट भी मेरा प्रोसीड हो गया, मेरे को किसी एजेंट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और कई बार लगता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कम है या कुछ डॉक्यूमेंट में एरर है तो हम एजेंट की मदद ले लें, तो उनकी मदद से कुछ भी नहीं होने वाला। वो जस्ट एक स्कैम है आपके पास में, तो वो आपको स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअल होगा वो हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका रीशेड्यूल होगा। और अगर इनकेस तत्काल नहीं करवाना है, आपके पास टाइम है, तो आप तत्काल को नॉर्मल में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर है। मैं एक बार दोबारा डिफाइन कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट किस केस में कौन कौन से चाहिए होते हैं। अगर आपको तत्काल पासपोर्ट बनवाना है तो आपको 4 आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। 4 आईडी में आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी, पैन कार्ड हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, और कोई आईडी नहीं है तो बैंक की पासबुक, वो भी लेटेस्ट एंट्री वाली पासबुक होगी। तो उसके बेस पे आपका प्रोसीड हो जाएगा नॉर्मल के केस में। तत्काल के केस में आपको 10th की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपको 4 आईडीज़ और लगेंगी, जिसमें आपका पैन कार्ड हो जाएगा, आपका आधार कार्ड हो जाएगा, आपका डीएल हो जाएगा और आपकी बैंक की पासबुक हो जाएगी। अगर आप रिन्यू पासपोर्ट करा रहे हैं तो रिन्यू में तो आपका एक रिन्यू वाले पासपोर्ट का फॉर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप प्रोसीड कर देते हैं। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जिसको मैंने ऑन द गो बनाया है। अब मेरा पासपोर्ट आगे अप्रूव हो चुका है और जो अभी डिस्पैच हो जाएगा उसके बाद में फिर हम पुलिस वेरिफिकेशन करवाऊंगा। सारे प्रोसेस में ना, जैसे मेरे को 12 बजे का टाइम दिया था, तो मेरे को 12:30 बजे का टाइम दिया था और 12 बजे मेरा रिपोर्टिंग का टाइम था। तो मैं 12:30 बजे ही एंटर हुआ, 12:30 बजे एंटर होकर। और ये सारा काम इतना सारा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, स्कैनिंग का काम, क्योंकि जो भी आप डॉक्यूमेंट दोगे वो सारे स्कैन भी करते हैं, वो स्कैन करके अपने सर्वर में लोड कर देते हैं। तो ये सारा काम आपका 2-2.5 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब इजी है। और दूसरा, हाँ, अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं, तो मेरे को कन्फ्यूज़न था कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जा रहे हैं, जयपुर में जा रहे हैं, भाई जयपुर गया हूँ मैं, तो उसमें गाड़ी की पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी क्या है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस है वो है ऑर्बिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वहाँ पे जाएंगे जयपुर में पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, कार है तो ऑर्बिट मॉल में। मैं तो क्या सुबह जल्दी निकला था गुड़गांव से जयपुर, तो मैं जयपुर पहुँच गया था टाइम से। तो वहाँ मॉल में पार्किंग है और पार्किंग के अलावा वहाँ पे वैलेट पार्किंग है। तो 40 रुपये लगते हैं 2 घंटे के और प्लस 20 रुपये पर घंटे के लगते हैं। लेकिन वो लिमिटेड पार्किंग है, अगर आप जल्दी जा रहे हैं तो आपको पार्किंग मिल जाएगी, अदरवाइज आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा पार्किंग के लिए। वैलेट पार्किंग है, पार्किंग फुल भी रहती है, तो वो थोड़ा सा आप देख कर जाएँ। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो वहाँ पे पेड पार्किंग है, लेकिन वो लिमिटेड पार्किंग है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी गया था तो मेरे को एकदम खाली मिला था। तो बस यही था, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपडेट करना चाहता था। तो और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि वैसे तो मैं अपनी इधर उधर ट्रैवल व्लॉग या वो डालता हूँ, ट्रैवल व्लॉग या कुछ मंगा लिया या कुछ टेक्नोलॉजी या बाइक से अपडेशन के रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। बट अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या ऐसी चीज़ मैं नोटिस करता हूँ जहाँ पे लोगों के साथ स्कैम होने के चांसेस हैं, तो मैं उसको ज़रूर अवेयर करवाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, तो मेरे को भी वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा। थैंक यू।